हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है आपका 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले देख लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट की गिरफ्तारी के बाद रोक की इनकार, ईडी ने शराब घोटाले के त्वरित करवाए। शराब घोटाले में जो है मुख्यमंत्री जो है ना केजरीवाल जी को यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो करते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा कौन, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और जो मंत्री भी होते हैं तो वो मंत्री का जो सिफारिश है, इनकी सिफारिश पर जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं। आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया। और 66 कॉन्स्टिट्यूशन 69 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो आपका, चाहे यूपी पीसीएस हो, कई दफा पूछा गया है कि 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है किससे जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग फटाफट चीजों को यहाँ पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने जो है ना चुनाव आयोग को सौंपा ब्यौरा। आपने देखा ही है, चुनावी बॉन्ड को लेकर यहाँ पे पूरा आर्टिकल छपा हुआ है। तो चुनावी बॉन्ड जो है ना 2017 को आया था, लागू कब हुआ, 2018 को हुआ। इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टी को जो चंदा देना होता है ना, डोनेशन देना होता है, वो एक प्रक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 रुपया देना है पार्टी को, आपने गया एसबीआई बैंक पास। ठीक है, एसबीआई बैंक के पास गया और वहां से आपने एक बॉन्ड खरीदा। वो बॉन्ड को जाके जो ना चुनाव का जो पार्टी है ना, जिस पार्टी को आप देना चाहते हो उस पार्टी को दे दीजिए बॉन्ड। जाइए आप यहाँ पर से बैंक में से जाकर निकाल लीजिए। ये पार्टी के बैंक से अपना पैसा को लेके अपना जो अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। ये हो गया चुनावी बॉन्ड। ठीक है, एसबीआई ने सारा आंकड़ा दे दिया। सबसे अधिक जो मिला है ना फंड, वो मिला बीजेपी को मिला है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस से। ठीक है, यहाँ पे बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा था कि जो पार्टियां हैं, जैसे कि आपका नेशनल पार्टियां हैं वो दे दिया, और दूसरी तरफ दे दिया आपका स्टैब्लिश ईयर, आप इसको मैचिंग करने के फॉर्म में पूछ दिया। पिछले बार पूछा गया था 2023 का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें ऐसे ही पूछा गया कि, तो यहाँ पे याद रखिएगा जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का स्टैब्लिश कब हुआ था आपको पता ही है, 1885 को। और बीजेपी का भी याद रखिएगा आप 1980 को। ठीक है, बीएसपी का बहुजन समाज पार्टी का जो 1984 को हुआ था। ठीक है, तो और आपका केजरीवाल का जो पार्टी है 2012 को, है ना। और एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी भी है आपका 2013 को ये पार्टी आया था। तो इसके बाद एक और पार्टी हो गया मार्क्सवादी, सीपीआई जो है मार्क्सवादी 1964 को। तो ये सब सारी जो है ना स्टेब्लिश ईयर याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है अब। ठीक है, अब ट्रेंड चेंज कर चुका है। अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। बहुत लोगों ने जो है ये इनिशिएटिव लिया है और बहुत लोग जो है अब यहाँ पे अपना फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, आपसे भी अनुरोध है, जो लोग भी देखते हैं हमारे चैनल को वो लोग भी करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गया है, मानवाधिकार आयोग ने किया लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं का पुरस्कृत। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेगा मानवाधिकार आयोग को। सबसे पहला देख लीजिए, मानवाधिकार आयोग जो है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मानवाधिकार आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व जो है सीजीआई का जो है ना, पूर्व सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं पूर्व के, वो इसके अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा होता कि उनको कंपलसरी होना होगा पूर्व सीजीआई है। ठीक है, याद रखेंगे फैक्ट को। अभी वर्तमान में कौन है, अरुण मिश्रा। ये आपका जेपीएससी में भी पूछा गया है और आपका बीपीएससी में पूछ लिया गया है, 2 बार पूछा गया है कि बताइए हेड कौन है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 फैक्ट को याद रखेंगे। आपको ये बता दें, जो महिला मानवाधिकार जो आयोग है ना, उसमें एक महिला जो है मेंबर के रूप में कंपलसरी रहेगी। ये भी स्टेटमेंट देके पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मानवाधिकार आयोग हो गया, हम लोग देख लिया यहाँ पे। और न्यायमूर्ति जो है अरुण मिश्रा जी को भी देख लिया यहाँ पे। और ये कब बना था, 1993 में बना था ये संस्था। मतलब ये जो है वो बॉडी कब बना था, 1993 में। और ये मानवाधिकार के जो है मानवाधिकार को संरक्षण देने का काम करती है, उसके जो है सलाह के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए दिल्ली के दंगल में युवा महिला मतदान पे देखिए महिला को लेकर ना इस पर क्वेश्चन पक्का पूछेगा, क्योंकि महिला आपको पता ही है ना, 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ आपका जो लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया, उसमें 1/3 जो रिजर्वेशन, मतलब 33% जो है सीट का रिजर्वेशन महिलाओं का होगा। हालांकि ये लागू नहीं हुआ, लेकिन नियम मतलब अधिनियम पास हो चुके हैं। ठीक है, ये लागू कब होगा, नेक्स्ट जब सेंसस आएगा, हमारा सेंसस के आंकड़े होंगे, फिर डिलिमिटेशन आयोग का यहाँ पे गठन होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा महिलाओं का। ठीक है, आरक्षण को लेकर। तो महिला को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने की संभावना पूरा है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में देखिए यहाँ पे
ये कोटेशन आप याद रखिएगा, टेनिसन ने जो दिया था, होंगे यहाँ पे, ये बुद्धिजीवी होंगे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम, ये 3 चीज़ जो है ना, ये आपको सुपर पावर बना देगी। अगर आप में आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके, आत्मज्ञान है, आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति है, और आप में संयम है, चीज़ों को धैर्य रखने का, ठीक है, तो आपको जो है ना सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान में रखिएगा इसको और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आइए यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं, अभिव्यक्ति की पक्ष। कुल मिलाकर पूरा आर्टिकल पढ़े, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। उसमें जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट कहने का मतलब क्या होता है, अगर आपका ये राइट अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप जो है ना लोकल कोर्ट ना जाकर सीधा आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। ये होता है फंडामेंटल राइट का पावर, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जो है ना 6 जो है सब जो है प्रावधान किया गया है, जैसे कि आप जो है ना अपने देश के अंदर कहीं भी घूमने के लिए, कहीं भी रोजगार करने के लिए, ठीक है, कहीं भी बसने के लिए, ये सब अधिकार कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 19 के तहत ही मिलता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं कि जो विदेश जाते हैं, जो विदेश जो ट्रैवल करते हैं, कोई भारतीय लोग जाते हैं ना बाहर काम करने के लिए, तो उनको जो अधिकार कब है, 21 के तहत मिला गया है ये अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। इसलिए तो बहुत सारे जो हम लोग ऑपरेशन चलाते हैं अपने भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए। आपने ऑपरेशन विजय देखा होगा, ऑपरेशन अजय देखा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ये सब क्या है, आर्टिकल 21 के तहत ही जो ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो लोकतंत्र को लेकर डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र जब मेंस आंसर राइटिंग आएगा ना, तो लोकतंत्र को लेकर आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अगर लोकतंत्र को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे लिखना है कि लोकतंत्र वहीं पर मजबूत होगा जहाँ पे पक्ष और विपक्ष जो है ना अलग अलग मसलों पे बहस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना तभी जाके हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत होगा, जहाँ पे स्ट्रांग विपक्ष भी होगा और स्ट्रांग पक्ष भी होगा, ठीक है। किसी एक का खाली मजबूत होना वो लोकतंत्र का सही जो है यहाँ पे डेफिनेशन नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग विषमता को लेकर। कल भी आर्टिकल मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कल, कि अभी आपने देखा कि पूरे भारत का जो 1% जो पॉपुलेशन है ना, उसके पास 40% जो संपत्ति है पूरे भारत का, ठीक है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी को दिखाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन पूछेगा आपका गिनी कोफिशिएंट, मैंने कल भी जिक्र किया था गिनी कोफिशिएंट, ये जो है ना आय असमानता को दर्शाता है। 0 अगर आ गया आपका नंबर और 1 आ गया, 0 जो है ना ये आपका इक्वालिटी को दर्शाता है और 1 जो है इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ये मैंने कल भी जिक्र किया था और आज भी जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लॉरेंज कर्व भी आप देख लीजिएगा, वो आय का वितरण को जो है, आय का वितरण डिस्ट्रीब्यूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लॉरेंज कर्व। ये तमाम जो फैक्ट है ना एनसीईआरटी बुक में आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे जब मूव करेंगे हम लोग, पंचायती राज सिस्टम, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी पंचायती को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जांच करने का अधिकार जो है किस कमेटी ने सिफारिश किया था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको इस सब आर्टिकल पर ध्यान देना है। सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो गया ना, उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। डेफिनेशन याद रखिएगा, जब मेंस आंसर राइटिंग लिखिएगा तो डेफिनेशन वगैरह आपको लिखना होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय जो स्वशासन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता कमेटी, देखिए यही कमेटी याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, हमको लगता है कि 100 दफा भी हर एग्जाम में पूछे गए हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ना त्रिस्तरीय जो है ना संरचना का क्या किया था, सिफारिश किया था इन्होंने। कब बना थी कमेटी, ये बना था 1957 में कमेटी बना था। रिपोर्ट कब दिया था, और 1958 में अपना रिपोर्ट दिया था। ये डाटा याद रखिएगा, बीपीएससी में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में आप यूपीपीसी में जाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे एकदम दम भर के क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ये सब फैक्ट को एकदम याद कर लेना, आपको अपने जहन में बैठा लेना है। आपको बता दें सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम कहाँ हुआ था, नागौर जिले में। कई वनडे एग्जाम में तो खूब पूछा है इसको। और 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे गठन हुआ था, ठीक है। किसके कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में। ये स्टेटमेंट बना के यूपीएससी पूछती है। फिर आपको बता दें यहाँ पे 29 सब्जेक्ट दिया गया है पंचायती राज सिस्टम को। और जो जो नगर पालिका वाला होता है, जो 74th वाला जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों के प्राथमिक शिक्षा को लेकर, बाल विकास को लेकर, महिला विकास को लेकर, सरकार में महिलाओं की भागीदारी को लेकर, कृषि विकास को लेकर, ये तमाम सब्जेक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आ जाइए 93 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, माफ कीजिएगा 73, वो आपका पंचायती जो है सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कब लागू हुआ था, 14 अप्रैल 1993 को। ये डेट याद रखिएगा, ये आने वाला एग्जाम इस बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था किया गया है इस जो संविधान संशोधन के तहत, तो महिलाओं का जो है ना 1/3 सीट को रिजर्वेशन कर दिया गया है। जो एससी पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। 5 साल में जो है चुनाव होने हैं। आपको बता दें, देखिए मान लीजिए
5 साल के लिए आपका जो है यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम चुना गया है, और 2 साल के बीच ही ना वो आपका पंचायती सिस्टम जो है कुछ कारणों से वहाँ पे सीट खाली हो गया, तो आपको 6 महीने के अंदर वहाँ पे इलेक्शन करवा लेना है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आइए 15 फाइनेंस कमीशन, ये जो है ना 15 फाइनेंस कमीशन 2,36,000 करोड़ रुपए का सिफारिश किया था कि आप जो है पंचायती राज सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,36,000 करोड़, ये बीपीएससी में सर पूछने वाला है, आप इस आंकड़े को याद रखिएगा। अभी 16 फाइनेंस कमीशन जो यहाँ पे हो चुका है, उनके प्रमुख कौन है, अरविंद पनघरिया, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल जो है हमारा 280 क्या डील करता है, आर्टिकल 280 डील करता है हमारा फाइनेंस कमीशन को, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। चलिए आगे जब हम मूव करेंगे हम लोग, तो मनरेगा, देखिए मनरेगा को भी लेकर न्यूज में, मनरेगा 2005 में आपका बना था, इसमें 100 दिन का जो है आपको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, गारंटी, अगर 100 दिन में रोजगार नहीं मिलता है ना तो आपको यहाँ पे भत्ता भी मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण जो मंत्रालय है ना उसके तहत आता है, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा चुनौती, आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा कि पंचायती राज को अगर मजबूत करना चाहते, सुधार करना चाहते तो क्या करना होगा, तो उनको टैक्स लगाने का अधिकार देना होगा, उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड देने की जो है यहाँ पे जरूरत है, फंड देने का वहाँ पे जरूरत है, ठीक है। आप फिर वहाँ पे लोगों को जागरूक करने की यहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ पे सुधार के रूप में आप ये तमाम फैक्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हमें जो देखने को मिलता है आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, समय कितना हो गया, 11 मिनट हुआ ना, अभी हमारे पास 10 मिनट है लगभग। देखिए यहाँ पे द्रुमक नेता मंत्री बनाए गए और जो है कोर्ट ने लगाई फटकार, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा अवहेलना को लेकर, कंटेम्प्ट, ठीक है, अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई फैसला जारी किया, आदेश जारी किया, आप उसको नहीं मान रहे, अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप पे क्या होगा, कोर्ट को अटेम्प्ट का जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। याद रखिएगा यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा गया था कि अवहेलना को लेकर, ये पावर अवहेलना को लेकर जो सब्जेक्ट है, ये इस पे कानून बनाने की शक्ति जो है न्यायालय के साथ साथ संसद को भी दिया गया है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बना के पूछा गया था। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, यहाँ पे शब्द आ गया, अटॉर्नी जनरल जो है स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है कि अटॉर्नी जनरल जो है इनके बारे में आर्टिकल 76, याद रखिएगा, आर्टिकल 76 में जो है ना अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है, और इनको लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, बोलने का, भाग लेने का, समितियों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। फिर आता है सॉलिसिटर जनरल, देखिए यूपीएससी कैसे पूछा था, बोला था कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों का प्रावधान क्या संविधान में किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया, ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आइए गवर्नर के बारे में, देखिए गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के जो है ना प्लेजर में अपने पद पर बने रहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, राज्यपाल, याद रखिएगा। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हमें जो देखने को मिलता है ये देखिए, भाव बढ़े, आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ सोना, सोना यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारे पास अभी वर्तमान में कितना है, 619 बिलियन डॉलर है हमारे पास, है ना, अमेरिकी डॉलर है, अमेरिकी डॉलर 619 बिलियन अमेरिकी डॉलर है हमारे पास। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि 2018-19 में बताइए अभी भारत के पास कितना रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व, इसी तरह आगे भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो जो फॉरेन रिजर्व है ना उसमें 4 जो है ना आपके आइटम इंक्लूड होते हैं, जैसे सोना हो गया, भारत में जो सोना है ना इंक्लूड होगा, भारत में जो सिक्योरिटी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो इंक्लूड होता है। आप देखोगे आईएमएफ के पास एसडीआर जो है बॉक्स हमारे पास रखा गया है, जो वहाँ पर जमा रखा गया हमारा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट बोलते हैं उसको, वो भी शामिल होता है। और फिर जितने भी करेंसी है भारत के पास, युआन हो गया, डॉलर हो गया, येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, सारे का यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो सोना भी हमारा इंक्लूड होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बीपीएससी में पिछला बार पूछ लिया गया था, यूपीएससी में 2 साल पहले पूछा गया था, तो आपको ये सब फैक्ट को याद रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिर आइए हम लोग बात करेंगे, आगे जब आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, देखिए अब जो है ना राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, पहले हुआ करता था 14, 6 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और आपको बता दें जब पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951, ये डेट याद रखिएगा, आज के लिए ऐसे ही पूछ रहा है, स्टेटमेंट लिख दे रहा है कि सबसे पहली बार चुनाव जो 1951 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त जो पार्टी थी ना 14 हुआ करती थी, अब वर्तमान में घटकर कितना हो गई, 6 हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे क्या सीखना है, देखिए जैसे कि बीजेपी हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, ये सब जितनी भी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जो 6 जो है नेशनल पार्टी है ना, उसके स्टैब्लिश ईयर को याद रख लीजिएगा। और कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं है, इस जो है ये डिसाइड कौन करती है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग पता है ना, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेशनल पार्टी भी बनने के क्राइटेरिया होता है, अगर आपने 4 राज्यों में अगर आपको स्टेट पार्टी का दर्जा है ना, तो आपको फिर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
फिर आ जाइए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर। देखिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर अभी यहाँ पे कितना 60 विधानसभा सीट है। तो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी विधानसभा सीट है ना, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से मैचिंग के फॉर्म में पूछेगा आपसे, ठीक है। जैसे कि जहां पे इलेक्शन हुआ था आपका, ये देखिए नेशनल पीपल पार्टी है ना, ये आपका नेशनल पार्टी है, याद रखेंगे इसको। और ये जो भी वर्तमान में जो 6 हमारा नेशनल पार्टी उसमें इंक्लूड है नेशनल पीपल पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए ये सब जो है ना इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक जो है ना यहाँ पे जो सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे वामपंथी वगैरह जो होते हैं मेंस में पूछता है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ वाला हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो नक्सली का जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा समस्या है। ये आंतरिक जो है सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ। तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आप इससे कैसे निपटने में मदद करोगे, ये सब मेंस आंसर राइटिंग में आप यहाँ पे देख के रखिएगा इसको, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा वामपंथी उग्रवाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है डॉलर को लेकर। पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछ दिया, डॉलर तो 83 रुपीज़ है, तो एक तरफ डॉलर लिख दिया और वहाँ पे दूसरी तरफ करेंसी लिख दिया, ठीक है। जैसे सबसे महंगा करेंसी अभी वर्तमान में देखेंगे ना, तो कुवैत का रियाल जो है ना सबसे महंगा करेंसी है, 265 के आसपास रुपया है वहाँ पे। अगर मान लो आपको एक कुवैत रियाल खरीदना है ना, तो 265 रुपया पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे महंगा करेंसी ये है। लेकिन पिछले बार क्या हुआ, पॉन्ड दे दिया, स्टर्लिंग दे दिया, येन दे दिया, डॉलर दे दिया, और यहाँ एक तरफ उसका रुपया लिख दिया। बोला मैचिंग करके बताइए किससे किससे मैचिंग है। जैसे डॉलर अब 83 रुपये हो गया आपका, ठीक है। पॉन्ड आपका कितना है, और युआन है आपका 11 रुपये के आसपास। पॉन्ड है आपके 105 रुपये के आसपास, और यूरोपीय यूनियन का जो यूरो होता है कितना है 92 रुपीज़ के आसपास। तो ये सब मैचिंग के फॉर्म में पूछता है, आप इसको याद रखिएगा। ये हो गया पहला। और आपको बता दें एफडीआई को अट्रैक्ट करने में, एफडीआई को जो हम आता है ना, एफडीआई में भारत का रैंकिंग 8 है, टॉप पे कौन आता है, अमेरिका आता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यूएसए। एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि सबसे ज्यादा एनआरआई होता है, जो मतलब भारतीय जो लोग हैं, जो सिटीजन है, विदेशों में जाके काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा कंट्री में रहता है, तो यूएई में। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और यूएई, उसके बाद आता है सऊदी अरब, उसके बाद आता है अमेरिका। ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। और यूएई का जो इंपॉर्टेंट शहर वगैरह ना उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था कि जैसे कि सऊदी अरब में अबू धाबी हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया, और बहुत सारे जो शहर है इंपॉर्टेंट, उसका नाम याद रखिएगा। पूछता कि कौन सा शहर जो है किस आपको देश में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा भारत का कोयला आयात। देखिए हम लोग कोयला को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत का जो कोयला है ना, इंडिया में जो कोयला पाया जाता है उस क्वालिटी उसका बहुत लो है, उसमें बहुत आपको राख देखने को मिलेगा, बहुत उसमें मॉइस्चर देखने को मिलेगा। लेकिन जो फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होती है। 4 प्रकार के होते हैं कोयला, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट होता है। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट वाला। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो है ना नॉन कोकिंग कोल को जो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और कोकिंग कोल वाला जो है ना झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, कोकिंग कोल। उसके बाद आ जाइए अगले मुद्दे पर हम लोग आते हैं। देखिए 5 साल में भारत जो है ना तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा 5 साल में, ठीक है। तो याद रखिए G20 के शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत, और ये आपके नीति आयोग के पूर्व जो है सीईओ भी रह चुके हैं। अभी जो है हमारा जो है वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है 5वां है अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। और हम लोग जर्मनी और जापान को जो है पीछे छोड़ देंगे कुछ सालों में, और हम लोग थर्ड जो है लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे हमारा इकोनॉमिक के लिहाज से। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बात करेंगे ना, तो थर्ड हम लोग अभी वर्तमान में है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। आपको बता दें हम लोग जीडीपी का 0.7% जो है ना R&D पे जो है खर्च करते हैं, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.7% जीडीपी का खर्च करते हैं। अगर हमें 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है तो हमको किन क्षेत्र पे काम करना है, तो आपको स्मार्ट शहरीकरण पे, कृषि पे काम करना होगा, विनिर्माण पे काम करना होगा, ठीक है। और आपको ये भी बता दें जो एमएसएमई हमारा जो सेक्टर है उसको मजबूत करना होगा, ठीक है। जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर हमें अधिक से अधिक जो इन्वेस्टमेंट करना होगा, खर्च करना होगा, ये हो गया। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, पिछली बार पूछा गया था कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो आप ह्यूमन पे जो खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, ये हो गया आपका ह्यूमन कैपिटल जो है फॉर्मेशन। तो ये सब तमाम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही पूछता है, अब आपसे आंकड़ा नहीं पूछेगा कि 5 ईयर प्लान बताइए कब बना था, आप बताइए कि फाइनेंस कमीशन के आपके हेड कौन है, ये सब पूछेगा। ये सब नहीं पूछता, आप पूछता है तो वनडे एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें जो देखने को मिलेगा देश दुनिया में, देखिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना बोल रहा है ना कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत जो है हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो तिब्बत को पता है चाइना लोग क्या बोलता है, क्या नाम दिया, जिजांग बोल देगा, शब्दों में रहा जिजांग क्या, तो चाइना लोग जो तिब्बत को जिजांग बोलता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को बोलता है जिजांग का पार्ट है। भारत ने इसको जो है बेबुनियाद बोला है कि ये जो चाइना का जो विस्तारवादी है, ये जो है इसका बेतुके हैं,
इसका कोई जो है आधार है ही नहीं। भारत जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है शुरू से और हमेशा रहेगा, ठीक है। इस पर जेपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, आपको पता है ना, ये अपना प्यारा भारत हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। तो आपने देखा कि सबसे जो दूरस्थ वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैचिंग के लिए पूछ दिया था क्या इक्वेटर के उत्तर में है या माफ कीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में है या दक्षिण में। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो आप लोग मैप जरूर देख के रखिएगा। फिर यहाँ पे अमेरिका और चीन में जो ठनी हो गया, अमेरिका जो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का हिस्सा है, तो चाइना वाला बोल रहा है कि देखिए ये जो मामला है ना भारत और चाइना का मामला है, आप इसमें दखल ना दें, क्योंकि आप जो है ना अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह के जो है मसले को भड़काते हैं और जो है अपने हित के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में देखने को ये मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में ना जो मेन मसला है, जो मेन मुद्दा है ना, वो मछुआरों को लेकर है। ये अभी मछुआरों को लेकर अब यहाँ पे क्या हुआ, समझौता नहीं हो पाया। अभी आपने देखा होगा कि हर 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि भारतीय मछुआरों को जो है श्रीलंका सरकार के द्वारा जो है अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। तो मछुआरा बहुत बड़ा मुद्दा है किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में। हालांकि इस दिशा में बातचीत चल रहा है। और एक इस फैक्ट को याद रखिएगा, कंका संथुरई बंदरगाह, कंका संथुरई जो बंदरगाह है ना, ये क्या है, एक पोर्ट है श्रीलंका में। तो एग्जाम मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आगे चलते देखिए प्रजनन दर को लेकर। भारत का जो प्रजनन दर 1950 में था ना 6.2 था, ठीक है, प्रजनन दर। अब वर्तमान में 2021 में घटकर क्या हो गया, 2 से कम हो गया। ये फैक्ट को याद रखिएगा, बीपीएससी में फ्रेम करेगा, क्योंकि शिशु मृत्यु दर को लेकर पूछा था पिछले बार, तो इस बार जो है प्रजनन दर को लेकर पूछ सकता है। पहले 6.2 हुआ करता था, अब 2 से कम हो गया। तो यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट को देख लीजिए, 1950 में 4.8 बच्चों को जन्म दिया जाता था, ठीक है। अब वर्तमान में 2.2 हो गया लगभग। मतलब पहले जो है ना एक महिला जो है लगभग 4 से 5 बच्चों को जन्म देती थी, अब जो है वर्तमान में आप देखोगे यहाँ पे 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। तो फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पे घटा है। ये दोनों डाटा को आपको याद रखना है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। अब बता दें जो ग्लोबल जो चैलेंज है, मतलब वैश्विक स्तर पर चैलेंजेस की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है ना दुनिया में जो बढ़ता उम्र है ना, एक बहुत बड़ा समस्या है। फिर जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ा जो चुनौती है, खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ा चुनौती है, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप इसको देखोगे कि जो बढ़ता उम्र है ना, ये आपका पर्यावरण पे, स्वास्थ्य पे, भू राजनीतिक पे, खाद्य सुरक्षा, इन तमाम क्षेत्रों पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आपको ध्यान रखना, आंसर में राइटिंग में आपको बहुत काम आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स सेक्टर में। तो स्पोर्ट्स सेक्टर में मुझे एक टॉपिक जो है काफी देखिए यहाँ पे, ये शब्बीर शाह देख लीजिएगा, ये कश्मीर की नागरिक थी, लेकिन ये अलगाववादी जो मूवमेंट होता है ना उससे जुड़ी हुई थी। फिर यहाँ पे जो एनआईए ने इसको अरेस्ट किया और यहाँ पे आतंकवादी को जो वित्त पोषित करने के जुर्म में इसको अरेस्ट किया गया है। अभी वर्तमान में तिहाड़ जेल में है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है शब्बीर शाह की, कि हम भारतीय नागरिक हैं और हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है, हम भारत के लिए एक निष्ठा एक जो है ना वफादार नागरिक है, और हम अपने इस जो अलगाववादी संगठन जो मेरे नाना ने बनाया था, ठीक है, नाना ने बनाया था, हम उसे अपने आप को अलग रखते हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और हम अपने संविधान, अपने भारत के प्रति वफादार रहेंगे, और कोई भी अगर मुझे इससे बरगलाने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इस तरह का स्टेटमेंट आप सुनने को मिल रहा है। शब्बीर शाह की नाम याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे चुनाव निकट पे कानून पे अभी क्या हो रहा है कि एक पीआईएल दर्ज किया गया था। अभी पीआईएल दर्ज किया गया था क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो है आपके 3 मेंबर है, एक तो अध्यक्ष हो गए और 2 आपके कमिश्नर हो गए ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य कमिश्नर हो गए। तो इसको अपॉइंटमेंट को लेकर ना उसमें सीजीआई को भी इंक्लूड करना था, लेकिन जो 2023 का जो नीति बना है ना, जो अधिनियम बना, उसमें सीजीआई को इंक्लूड नहीं किया गया। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, इट्स ओके, कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि आप सीजीआई को इसमें इंक्लूड करें। तो याचिका अगर ऐसा आया था तो याचिका को खारिज कर दिया गया, और ये बोला गया कि चुनाव नजदीक है और इस तरह का अगर हम रोक लगाते हैं तो जो है अव्यवस्था और अनिश्चितता वाली जो कंडीशन बन जाएगा, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे राजस्थान में सिलेंडर फटने से आग में लगे 3 बच्चों के सहित 5 लोगों की मौत। देखिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है सिलेंडर को लेकर। आपको पता है ना एलपीजी में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन जो है गैस इस पे इंक्लूड होता है। एक इसमें एक जो गैस एडिशनल ऐड किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जब वो लीकेज करता है तो अजीब से स्मेल आता है, वो होता है मिथाइल मर्कैप्टेन। ये स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। तो आगे मूव करेंगे तो स्पोर्ट्स सेक्शन में हम लोग आते हैं यहाँ पे पेरिस ओलंपिक को लेकर। देखिए पेरिस ओलंपिक में जो आपको पता ही है 2024 का होना है, शरद कमल होंगे ध्वजवाहक, तो याद रखिएगा। और मैरी कॉम आपको पता है ना मुक्केबाजी है, ये ओलंपिक में अवार्ड भी जीत चुके हैं, भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक टॉप्स योजना याद रखिएगा, टॉप्स ये जो है ना
टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ये जो है खेल से जुड़ा हुआ है और हमारा कोशिश रहेगा इस माध्यम से कि हमारे जो बेहतर से बेहतर खिलाड़ी जो है ओलंपिक में बेहतर से बेहतर मेडल लेके आए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। टॉप्स के अंतर्गत क्या होगा, जो भी बेहतर खिलाड़ी हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा दिया जाएगा, उनको जो एक ऐसा माहौल दिया जाएगा तो ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। और इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, अगर आपको लगता है कुछ खास है तो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर हमारा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करेंगे, अपना सुझाव देंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया है मुझे और कमेंट पढ़ के मैंने उनका रिप्लाई भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मुझे उम्मीद हो कि आगे भी मुझे कुछ बेहतर करना है। ठीक है, धन्यवाद।